Namaste, hello Jule. Welcome to Act Talks. नमस्कार मित्रों, ये एक दूसरा लाइव मुझे करना पड़ रहा है। मित्रों नमस्कार। पहले लाइव में कुछ वापस तकनीकी परेशानी हुई थी और उस वजह से वो लाइव ऑटोमेटिक बंद हो चुका था। अभी हम हैं एक टॉक्स पेज पर और मैं हूँ गौरव मंडली मोगावा। और आज आपसे चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विषय है पगड़ी की कहानी, साफ़े पाक पगड़ी और उससे जुड़ी कहानियाँ, किस्से और जानकारी। आज हम चर्चा करेंगे इस पूरे विषय पर। एक टॉक्स एक ऐसा सोशल मीडिया पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इन तीन विषयों पर चर्चा होती है, उससे जुड़ी जानकारी साझा की जाती है। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि संस्कृति, परंपरा, इतिहास, इन सभी विषयों से जुड़ी हुई जानकारी की जो एक डिपॉजिटरी जिसे मैं कहूँगा, एक संकलन जिसे मैं कहूँगा, उसका हिस्सा बनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं हूँ गौरव मंडली मोगावा। मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो हुई है मास्टर्स इन हेरिटेज मैनेजमेंट, जो कि मैंने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। और विरासत प्रबंधन के इस कोर्स के दौरान ही विभिन्न पहलुओं को मुझे जानने का अवसर मिला, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के। इससे पूर्व भी बचपन से ही इस पूरे विषय में मेरी गहन रुचि थी और तभी से इस जिज्ञासु चंचल मानव ने शोध अपना जारी किया, शुरू किया और अपने गुरुजनों से अथवा जो बुजुर्ग जन थे, वरिष्ठ जन थे, उन सभी लोगों से विभिन्न विषयों पर जानकारी जुटाना शुरू करी। और जब ये समय आया कि अभी बैचलर्स के बाद क्या करें, तब ये मास्टर्स का एक कोर्स की जानकारी मिली और उसके बाद यह कोर्स हमने ज्वाइन किया। इस कोर्स को करने के बाद जो विरासत प्रबंधन का जो कोर्स था, उसमें हेरिटेज जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसे देखने का एक नज़रिया भी जो था वो एक संकीर्ण नज़रिए से, मैं कहूँगा कि एक ब्रॉड नज़रिया, ब्रॉड विजन जिसे कहेंगे, वो मुझे प्राप्त हुआ। और इसी दौरान मुझे मेरे साथी मिले, मेरे क्लासमेट्स और मेरे सीनियर्स, उन लोगों का भी मार्गदर्शन, मेरे टीचर्स का, और उन्हीं के साथ, उन्हीं में से चुनिंदा 3 लोग जो हैं वो आज मेरी कंपनी जो है जिसका मैं भी को फाउंडर हूँ, ख्याल, वो मेरे साथ हैं। तो ख्याल मेरी एक जो संस्था है जिसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, वो हेरिटेज मैनेजमेंट करने के बाद हमने शुरू करी और पिछले 2 वर्षों से हम ख्याल का मैनेजमेंट, ख्याल को ऑपरेट कर रहे हैं अहमदाबाद से। अभी लॉकडाउन के इस कठिन समय में आप सभी लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है, तो सभी लोग आते जा रहे हैं। नमस्कार सभी लोगों को, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जो संक्षिप्त सा परिचय था मेरा, इसमें पगड़ियों का क्या महत्व है और पगड़ियों में मेरी रुचि कब से आई, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। पगड़ियों को मैं बचपने से देखते आया हूँ। हमारे परिवार में साफ़े पाक पगड़ियों बांधने का ये परंपरा रही है और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं परिवार के अथवा जो रिश्तेदार हैं, उनको भी मैंने बचपन से ही पगड़ी बांधते हुए देखा था। इससे निमाड़ से और परिचय की मैं बात करूं और मेरे परिचय की बात करूं तो निमाड़ मेरी पहचान है। और मैं शुरुआत करूंगा निमाड़ का परिचय देने से और निमाड़ की संस्कृति में कैसे पगड़ियों का महत्व है पुरातन काल से लोक संस्कृति में। उसके ऊपर गणगौर पर जो एक गीत गाया जाता है, गणगौर एक पर्व होता है जो निमाड़ अंचल में और मालवा में मनाया जाता है। साथ ही साथ राजस्थान में भी इसका काफ़ी बढ़ चढ़कर उत्सव मनाया जाता है और आयोजन किए जाते हैं चैत्र नवरात्र में। तो निमाड़ी का एक गाना है, वो उसकी उसकी 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगा और उससे जुड़ा रोचक किस्सा भी आपको सुनाऊंगा। तो जब गणगौर का पर्व होता है तो महिलाएं तैयार होती है, महिलाएं सजती संवरती है गौरी की पूजा करने के लिए। और गौरी के जो पति, गौरी अर्थात पार्वती, देवी पार्वती, और उनके जो पति हैं, उनके पति का नाम है महादेव, शिव शंकर। और गण और गौर, तो इस प्रकार से गणगौर का भी इस संधि विच्छेद करने पर भगवान शिव और पार्वती की आराधना का ये पर्व है। तो अभी जिस
मूर्ति या मुखौटे को आप देख रहे हैं, ये है धनियर, अर्थात जो गण अर्थात भगवान शंकर के स्वरूप का यह निमाड़ी जो कहूँगा सृजन है, निमाड़ी रूप में वो इस तरीके से। और उनके सिर पर, उनके मुखौटे पर भी एक पगड़ी दिखाई देती है। और इस पगड़ी का जो स्वरूप है अर्थात जो पगड़ी जिस प्रकार में बंधी हुई है, इसे होलकर शाही पगड़ी कहा जाता है, क्योंकि निमाड़ क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा होलकर राजवंश के अधीन भी था। इस वजह से उस राजवंश में जो पगड़ी बांधी जाती है वो पगड़ी यहाँ के लोक संस्कृति के त्योहारों में भी दिखाई पड़ती है। और इस पर एक लोकगीत भी है, उसकी 2 पंक्तियाँ आपके साथ साझा करता हूँ। वो उसमें शादी के पश्चात जो गणगौर है, माताजी है, माताजी को लेने के लिए भगवान शंकर, ईश्वर राजा या धनियर राजा लेने आते हैं। और उस समय गाना गाया जाता है, मारी रणुबाई को आणू आयो, पाघड़ियो लई जा से उ तो पागा बनावतो आयो, पाघड़ियो लई जा से। तो लोक संस्कृति के लोक गीतों में भी पगड़ी का कितना महत्व है वो इससे हमें जानने को मिला। ये हमारे पूज्य धनियर राजा का मुखौटा है, वो ससम्मान मैं रख देता हूँ। और इसी के साथ चर्चा शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले पाग, पगड़ियाँ, साफे, उनका उदय कैसे हुआ या इसकी परंपरा का इतिहास क्या है, उसके बारे में कुछ शब्द आपके साथ साझा करूँगा। कुछ वक्तव्य जो है, मेरे मन के भाव है, वो साझा करूँगा। नमस्कार, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उन्हें सभी को नमस्कार। और मैं जो जानकारी साझा करूँगा उसके साथ साथ एक साफा बांध के भी आपको दिखाऊंगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहूँगा, जिससे आप लोग जो व्यूवर्स हैं हमारे देखने वाले, वो लोग भी इसे देख सके, बांध सके और सीख सके। आप घर बैठे भी इसे सीख सकते हैं। साफा जो होता है अथवा शिरोवस्त्र, पगड़ी या पाग, इसके अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं और अलग अलग आकार होते हैं। साथ ही इन्हें पहनने के अवसरों पर भी, मतलब जो अलग अलग अवसर होते हैं उन पर भी इनकी जो विभिन्नता होती है वो देखने को हमें मिल सकती है। तो अभी जो मेरे हाथ में है इसे कहते हैं साफा। साफे की चौड़ाई 1 मीटर होती है और उसकी लंबाई 9 मीटर होती है। साफे के इतिहास के बारे में हम कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। उसके साथ साथ पगड़ी, जो बार बार शब्द आ रहा है पगड़ी, उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये है पगड़ी का कपड़ा। पगड़ी बांधने के बाद बनती है, लेकिन ये पगड़ी का कपड़ा है। और पगड़ी जो होती है वो उसकी लंबाई 9 मीटर से 10 मीटर और हो सकती है। और जब पाग की हम बात करते हैं, तीसरा शब्द पाग है, तो पाग की लंबाई जो होती है वो हाथ से नापी जाती है। और हाथ से नापने का तात्पर्य है कि ये कपड़ा 1 हाथ का है, इस प्रकार से इसकी लंबाई नापी जाती है। जिस कपड़े को मैंने हाथ में अभी लिया हुआ है, ये कपड़ा 180 हाथ का ये कपड़ा है और इसका पना 6-9 इंच के बीच में होता है। अलग अलग क्षेत्रों की जो पगड़ियाँ होती है उसमें अलग अलग पना हो सकता है। पना मतलब उसकी विड्थ। और इसका जो बांधने का तरीका होता है, जो मेथड होती है, जिस तरीके से लेयर बाय लेयर हम बांधते जाते हैं, जिस तरीके से हाथों का प्रवाह होता है, दिशा होती है, उसे पेच कहा जाता है। तो निमाड़ का जो पेच है, निमाड़ की जो पगड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। राजस्थान में किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में पगड़ियाँ बांधी जाती है वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले आपको एक साफा बांध कर दिखाने की मेरी इच्छा है, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और आशा है आप लोगों तक मेरी आवाज़ बिल्कुल बराबर आ रही होगी। एक बार आप मुझे सूचित करें अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो। ये साफे की जो लंबाई है ये 9 मीटर है। और इसे बांधने से पहले
आप इस प्रकार से इसका एक छोर एक कोना हाथ में इकट्ठा कर लें और जो 9 मीटर का कपड़ा है उसे आप हाथ से उसकी जो चौड़ाई है उसे इस प्रकार से उस पर लगा जो स्टार्च या कलफ जिसे कहते हैं कड़कपन उसे नरम कर लें। हल्के से। ये 9 मीटर पूरा कपड़ा है। अभी जिस प्रकार की ये आप रंगाई देख रहे हैं इसे समंदर लहरिया प्रकार का साफा भी कहा जाता है। साफे में एक हाथ इतना साफे का कपड़ा आप यहाँ छोड़ दें, कान के पीछे से सिर के बीच से आप लें और बांधना शुरू करें। सिर को ढकने के लिए और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों पर इसका महत्व है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर चौड़ा एक पट्टा लिया और उसके बाद से आप घुमाकर कान के ऊपर से ये लेकर कान के पीछे ले जाकर हाथ का प्रवाह पेच जिसे कहते हैं वो बनाए रखेंगे और इस प्रकार से साफा बनते जाएगा। ये 9 मीटर का साफा है, कॉटन कपड़े से बना हुआ है, सूती कपड़ा, और इसकी रंगाई रंगरेज लोग करते हैं जो कि एक पूरी खत्री कम्युनिटी होती है। वो लोग इसे रंगते हैं अलग अलग कलर से, वेजिटेबल डाइज से। इस साफे के पीछे काफ़ी रोचक बातें हैं। साफा नाम कैसे पड़ा? साफा जो शब्द है वो 100 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है और मैंने बताया है। इस प्रकार से लेते जाएं। साफे शब्द का उदय राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में हुआ, जहाँ पर राठौड़ राजवंश के राजाओं का राज था। और साफा मतलब सफाई से बंधी हुई पगड़ी, सफाई से बंधा हुआ शिरोवस्त्र, उसे साफा कहते हैं। तो ये उसका शाब्दिक अर्थ है। और यह जानकारी जो है जोधपुर मेहरानगढ़ किले के मानसिंह पुस्तक प्रकाश में से जो शोध होकर वहाँ की बहियों से जो जानकारी निकली है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। और मेरे गुरु कैलाशवासी महेंद्र सिंह जी नगर साहब की द्वारा लिखी गई किताब में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो लेयर बाय लेयर हम लेते जाएंगे ऊपर से नीचे। यहाँ हम फोल्ड कर रहे हैं और जैसे जैसे ये साफा फिनिशिंग की ओर आता है, आधा बांटने के बाद वापस इसके लेयर्स को, प्लीट्स या पल्ले को इस प्रकार से फोल्ड करते जाएंगे और फिनिशिंग के साथ बांधते जाएंगे अपने सिर के आकार के हिसाब से। इसे आप बांध सकते हैं। ये फाइनल मेरा जो प्लीट था इसे मैंने थोड़ा चौड़ा लिया है। वैसे गजशाही साफे में आपको हर लेयर अलग अलग दिखाई देती है। गजशाही साफा जो बांधने का तरीका है, इसका नाम करंट हिज हाइनेस ऑफ जोधपुर, जो आज के प्रेजेंट महाराज हैं जोधपुर, हिज हाइनेस गज सिंह जी राठौड़ साहब, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। इसका उपयोग पहले पोलो खेलने के दौरान, जो कि घोड़ों पर बैठकर खेला जाने वाला एक खेल है, उस दौरान सिर पर ऐसे प्रकार के साफे बांधे जाते थे जिससे दोनों कान ढके रहें और जो पगड़ी का ग्रिप है वो बना रहे। ऊपर का जो लेयर है, वो जो फाइनल लेयर है, आप उससे अपने सिर को ढक दें और इस प्रकार से ये साफा तैयार है। तो अभी साफा मैं पहन चुका हूं। नमस्कार मित्रों, शुभम जी नमस्कार। ये साफा अपने सिर के आकार के हिसाब से आप बांध सकते हैं घर पे बैठे हुए भी। और इस प्रकार से जो साफा बंधा जाता है इसे जोधपुरी गजशाही साफा कहते हैं। महाराष्ट्र प्रांत जो है वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में भी पगड़ियाँ, साफे बांधे जाते हैं, जिसमें
फेटा जो है वो साफे का ही एक दूसरा स्वरूप है। जोधपुर से हमारे साथ गुंजन माथुर जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। और आपके जोधपुर शहर का ही ये पहचान है साफा। तो ये साफा अभी मैं बांध चुका हूँ। तो इसके इतिहास पर अगर हम नज़र डालें साफे पाक पगड़ियों के, तो इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे मानव सभ्यताएं बढ़ती गई, वो सभ्यता सामाजिक होती गई, उनमें जो है परिवेश और वेशभूषा को लेकर समझ आती गई। वैसे वैसे मानव सभ्यताओं ने कपड़ों तथा शिरोवस्त्र धारण करने का जो है परंपरा शुरू करी। सबसे प्रथम जो वेदों में उल्लेख मिलता है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है, उसमें सिर के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है, शिरोवस्त्र, वो मुकुट के स्वरूप में हमें पढ़ने को मिलता है। उस समय के दृश्य हम देख नहीं सकते, उस समय की हम जो चित्रकला की जो अवशेष है, नमूने, वो नहीं देख सकते, लेकिन जो ग्रंथ हमारे जो ऋषि मुनि अथवा वरिष्ठ कवियों ने लिखे हैं, उसके अनुरूप हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्व समय में भी साफे अथवा पगड़ियों का चलन था। पगड़ियों के पहले मुकुट जो है, कृष्ण को मोर मुकुट बंसी वाले के नाम से जानते हैं, तो उनके सिर पर मोर का मुकुट हुआ करता था। इस वजह से तो मुकुट जो है सिर पर धारण करने का वस्त्र अथवा आभूषण कहा जाएगा। उसके बाद हम अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखें, तो जो पाषाण काल की हम बात करें, तो जो भित्ति चित्र हमें देखने को मिलते हैं, भित्ति चित्र जो केव पेंटिंग्स हमें केरला और मध्य प्रदेश के भीमबेटका में भी देखने को मिलती है, उसमें शिकार करता हुआ मानव जो दिखाई देता है, उसके सिर पर भी कुछ न कुछ एक वस्त्र के जैसा दिखाई देता है, जो कि इस बात का सूचक है कि उस समय में भी केव पेंटिंग्स के दौरान भी इसका चित्रण किया गया है। इसके बाद जब दौर बढ़ता है, आता है समय नज़दीक, तो जब मूर्ति कला का पाषाण के पत्थरों पर जो बेसिकली पत्थरों पर जो मूर्तियां उकेरने का काम शुरू हुआ, तो उस दौरान नमस्कार निखिल जी, उस दौरान भी पगड़ियों का अर्थात सिर पर पहनने वाले वस्त्रों का हमें चित्रण देखने को मिलता है। महिलाओं द्वारा भी सिर पर बालों को ढकने के लिए इस प्रकार के कपड़े जो बांधे जाते थे, और उसका चित्रण खुदाई में प्राप्त अवशेषों में जो मूर्तियां मिली है उसमें हम देख सकते हैं, गुप्त पीरियड में भी, गुप्त काल में भी। और उसके बाद जब चित्रण का दौर आया, जब हम चित्रकारी की बात करें, तो उसमें भी चित्रकला में जो अलग अलग रूलर्स हुए, अलग अलग राजा हुए, उनकी जो दृश्य जिस तरीके से हम देख सकते हैं पेंटिंग में जो उन्हें चित्र उकेरे हैं, फोटोग्राफी उस समय नहीं थी, तो पेंटिंग्स में अलग अलग रूलर्स की टर्बन्स, हेडगियर्स हम देख सकते हैं। उसके बाद जब फोटोग्राफी का दौर आया, तो फोटोग्राफ्स में भी हम अलग अलग रूलर्स के, इंडिया के रूलर्स के हम हेडगियर्स अर्थात पगड़ी, साफे या